हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल आप सबके? भैया लोग देखो, सिंपल सी बात है कि बच्चा पार्टी स्वागत है भाई आपका बहुत जबरदस्त वाले अमेजिंग वाले प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पे। यही सोच रहे हो ना कि सर आपकी आवाज आ रही है, आप दिखाई नहीं दे रहे, तो यार देखो, दिखाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जादू करना पड़ेगा और जादू से आना पड़ेगा आपकी आवाज वापस आपके अपने प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे, है कि नहीं भाई? चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आते आते मैंने सोचा कि आपको एक प्यारी सी बात बताता चलूं। तो देखो मेरा हाथ दिख रहा है तुमको, हाय बोल रहा हूं, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। चलो क्या बात है भाई। तो क्या है कि कई बार जब लाइफ में डिमोटिवेट फील करते हैं ना, तो कई बार मेरे को ना ये बात बड़ी खूबसूरत सी याद आती है। देखो सुनना, बहुत प्यारी सी बात है कि भाई ना थके हैं अभी पैर और ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी मेहनत जारी है ना बच्चा बाड़ी। तो वापस से स्वागत है आपके अपने प्यारे वाले अमेजिंग वाले सुपर वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। और भाई मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त, आपका गोस्ट, यार कुछ भी कह लो, आपका मेंटोर, आपका फ्रेंड, ठीक है, जो भी बुला लो यार, मुझे जो भी अच्छे से बुलाओगे, प्यार से बुलाओगे, वही आपका है भाई, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चा बाड़ी, जल्दी से असेंबल कर जाओ। कहां? इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन एवरीवन, जितने हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे के सारे जुड़ जाएं मेरे साथ, क्योंकि आज एक ऐसा चैप्टर करने वाला हूं जो बिलीव मी यार मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरा पर्सनल बढ़िया चैप्टर है, मेरा पर्सनल अमेजिंग चैप्टर है, ठीक है। मतलब प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे वन मार्कर बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, खासकर जब इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट की आप बात करते हैं, ठीक है। उस सेक्शन के अगर आप देखोगे बच्चे, तो उस सेक्शन में जो अलग अलग किताबें लिखी हैं लोगों ने, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे अमर जीवन हो गई, या फिर छोटे और बड़े का सवाल हो गया, या फिर सच्ची कविताएं हो गई, तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिससे वन मार्कर बन सकते हैं। प्लस बच्चों अगर हम बात करें चैप्टर की जो स्टार्टिंग पॉइंटर्स हैं आपके, है ना, प्रिंट कम्स टू जापान या प्रिंट कम्स टू यूरोप, और या फिर प्रिंटिंग इन चाइना, तो इस टाइप के सेक्शन से भी आपके बहुत सारे वन मार्कर्स यहां पे क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका 1 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर्स दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से कुछ खूबसूरत से प्यारे से सवालों का निचोड़ लेकर के मैं आया हूं आपके पास, यानी कि आपके अपने इंपॉर्टेंट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में। चलिए, तो 25 से 26 क्वेश्चंस हम लोग यहां पे करेंगे, और मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में सारे तरीके की वैरायटी हम लोग करेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आइडेंटिफिकेशन, असर्शन, रीजन, साथ ही साथ हमारे 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो यानी जितना कंप्लीट पिटारा है वो सारा का सारा बेटा मिलने वाला है आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि आपका समय है बहुत कीमती। और एज यूजुअल जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, टाइमर लगाया था, तो वैसे ही इस बार भी बच्चों टाइमर लगाऊंगा मैं, और आपको मिलेगा 5 सेकेंड का वक्त, ठीक है। कहां है भाई टाइमर? ओहो, वेयर आर यू? चलिए, तो बहुत ही बढ़िया भाई, टाइमर मिल चुका है हमारे पास, और आपको मिलने वाला है यहां पे 5 सेकंड का वक्त। 1 मिनट तो बहुत कम हो गए, 1 मिनट तो बहुत कम हो गए यहां पे। चलिए, तो एक काम करते हैं, फटाफट से 5 सेकंड का टाइमर लगाते हैं। 1 2 3 4 5। क्या हो रहा है यार, इसको 5 सेकंड का लगाना था ना, कितने सेकंड्स का हो गया? ओके, तो 5 सेकंड्स का यहां पे टाइमर है। आई थिंक इट्स 5 सेकंड्स, नहीं तो 8 मिनट्स वाला हो गया भाई। चलिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेकंड्स का टाइमर, इसको करते हैं 0 एंड हियर वी गो, ठीक है। सो वी आर गुड टू गो। इसको रिंग से हटा देते, नहीं तो ढन ढन करके घंटी बजने लगेगी भाई इसमें। चलिए, तो पहला सवाल आता हुआ आप तक। पहला क्वेश्चन कहता है, जो अर्लिएस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी था, इसको कहां डेवलप किया था? डैश, जापान एंड कोरिया, विच वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसमें एक ब्लैंक खाली है। सवाल बहुत आसान है लेकिन बहुत रिपीटेड है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर नामीबिया, इंडिया, चाइना या फिर ऑल ऑफ दीज। चलो, तो आपका समय, कीमती समय शुरू होता है अब। तो भाई समय शुरू हो चुका है, फटाफट बच्चे आंसर तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या बात है भाई, पॉज करते हैं इसको। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या है भैया? करेक्ट आंसर याद रखिएगा, CJK। CJK का मतलब क्या है भैया? चाइना, जापान और कोरिया, यानी कोरिया से गया होरिया और होरिया से गया मैं चाइना, चाइना में मिला कोई ना तो निकल गया मैं जापान, ठीक। तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, चाइना, जापान, कोरिया, दैट इज द 3 कंट्रीज जहां से आपका हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है बच्चे स्टार्ट हुआ है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या था यहाँ पे? दैट इज चाइना, फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के रिस्पेक्ट में कौन से ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है। पहले चारों की चारों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन पे ऑप्शन नंबर डाल के दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप डाल सकते हैं, 2 का ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, या जो भी है वो ऑप्शन आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, लेकिन क्वेश्चन नंबर को जरूर मेंशन कर दीजिएगा बच्चे, इसे समझने में आसानी हो जाती है। राइट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि मर्चेंट्स यूज द प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ, क्योंकि वो ट्रेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। दूसरा कहता है जो इंपीरियल स्टेट था चाइना का, वो बहुत लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। तीसरा कहता है कि प्रिंट ने लोगों को वायलेंस करना सिखा दिया। और चौथा कहता है कि भैया बोथ ए एंड बी यहां पे होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझे फटाफट से बताइए भाई। 5 सेकेंड आपके पास, कवन 5 सेकेंड, आई होप इतना लिखने के लिए काफी इनफ है। तो वी हैव ओके, फाइनली मैंने इसको कर दिया है पॉज, तो हमारे पास आ चुके हैं हमारे आंसर। तो आंसर बहुत सिंपल है बच्चों कि आपके पहले और दूसरे स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए अगर आप देखिए तो हमारे मर्चेंट्स हुआ करते थे ना, जो हमारे मर्चेंट्स थे, तो मर्चेंट्स क्या करते थे बच्चे, ट्रेड इंफॉर्मेशन को कीप करने के लिए, यानी जितना भी व्यापार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करने के लिए प्रिंटेड मटेरियल का यूज करते थे। साथ ही साथ जो हमारा इंपीरियल स्टेट था चाइना का, वहां पे क्या होता था, सिविल सर्विसेज एग्जाम होते थे। ठीक है, तो उन्होंने मुन्ना भैया की इस बात को बहुत सीरियस ले लिया था कि पढ़ो वढ़ो भाई, पढ़ाई लिखा करो, आईएएस वाईएएस बनो। ठीक है, तो ये बात को बहुत सीरियस ले लिया था। और वहां पे क्या था बेटा कि यहां की भी सिविल सर्विसेज एग्जाम थे। तो वहां पे चाइना के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें ऑफिसर्स को हायर करने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कराए जाते थे, जिसके लिए बच्चे सिलेबस होता था जो कि वहां की सरकार प्रोवाइड करती थी, और किताबें भी वहां की सरकार स्पॉन्सर करती थी। तो इस वजह से जो है किताबें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में छपा करती थी। राइट, तो करेक्ट आंसर इज आपका बोथ ए एंड बी। चलिए आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि जैसे वेस्टर्न पावर्स ने अपने आउटपोस्ट बनाने स्टार्ट किए चाइना में, कौन सा ऐसा एरिया था जो कि नए प्रिंट कल्चर का बिल्कुल हब बन गया। बीजिंग है, शंघाई है, माचू पिचू है, या फिर बोथ ए एंड सी ट्रू है। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड्स का यहां पे समय दूंगा। 5 सेकंड्स के बाद आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, बताइए फटाफट से बच्चों, बीजिंग, शंघाई, माचू पिचू या फिर बोथ ए एंड सी आर ट्रू। कौन, फटाफट से बताओ जल्दी से बच्चों, देखते हैं भाई कितने बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बीजिंग, शंघाई, माचू पिचू या फिर बोथ ए एंड सी, क्या लगता है आपको। क्वेश्चन हो गया, टाइमर हो गया भाई, टाइमर हो गया, टाइमर काफी आगे निकल गया। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज शहर शंघाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका बिल्कुल जबरदस्त है। ओहो, ऑप्शन नंबर बी इश्क तेरा तड़पावे, बहुत बढ़िया, यानी करेक्ट आंसर इज शंघाई। ठीक है, तो शंघाई बिकेम द न्यू हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। तो अगले सवाल पे आते हैं बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं भाई। डैश फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड 768 टू 770 AD। ठीक है, चाइना से जापान के अंदर हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, चाइनीज रूलर्स, बुद्धिस्ट मिशनरीज, जेस्यूट प्रीस्ट या फिर फाहिन। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और 4 ऑप्शंस का आपको देना है सही जवाब। सही जवाब देने के लिए भाई देवियों सज्जनों आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। चलो बताइए फटाफट से मेरे कमेंट सेक्शन में कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। बच्चे बहुत सिंपल, बहुत आसान सा उत्तर है। चलिए 3 2 1 एंड हियर वी गो। क्या बात है भाई, बहुत अमेजिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, चाइनीज रूलर, बुद्धिस्ट मिशनरीज, जेसूट प्रीस्ट या फिर फाहिन। तो इसका बहुत सिंपल सरल सा ऑप्शन है, दैट इज बुद्धिस्ट मिशनरीज। तो भैया बुद्धिस्ट मिशनरीज वो लोग थे जिन्होंने चाइना से जो है जापान के अंदर हमारी हैंड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। राइट, और जो सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक है वो कौन सी है बेटा, दैट इज योर डायमंड सूत्रा। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आपसे ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक कौन सी है, तो ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक है आपकी डायमंड सूत्रा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो चलिए क्या बात है, इसका तो आंसर मैंने आपको दे ही दिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो इसके लिए तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक, बुद्धिस्ट न्यू सूत्रा, बुद्धिस्ट मैथ सूत्रा, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा या फिर बुद्धिस्ट लाइफ सूत्रा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है यार, एग्जैक्ट 5 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हो। ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन के साथ हमने इसको डिस्कस कर लिया। चलिए बताइए फटाफट आंसर क्या होना चाहिए। यस कम ऑन, फटाफट से बताओ यार, मजा नहीं लाइफ तभी आएगा, जल्दी बताओ भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या है भाई, इसको पॉज करते। करेक्ट आंसर इज बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। तो डायमंड सूत्रा जो है भैया आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाकी सब कुछ फिक्स है। तो हु इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन इटली। इटली के अंदर या यूरोपियन पार्ट्स में सबसे पहले अपने साथ कौन ऐसा इंसान था जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज को लेकर के गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास और इन 4 ऑप्शंस के लिए देखते हैं, बहुत आसान से सवाल है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है मार्को जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी कहता है मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर सी कहता है साओ पोलो, ऑप्शन नंबर डी कहता है जॉश लिटिल। ठीक है, तो चार ऑप्शंस में से बच्चे आंसर इसका बहुत आसान है। ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे और इनको आप जाने तो बच्चे 1295 में ये अपने साथ ये टेक्नोलॉजी को लेकर के इटली गए थे और वहां पे जाके इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बताइए कौन हो सकता है, मार्को जॉनसन, मार्को पोलो, साओ पोलो या फिर अपना जॉश लिटिल। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज बताओ क्या है करेक्ट आंसर। तो बच्चे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्को पोलो। बहुत ही बढ़िया। तो मार्को पोलो ने 1295 यानी 1295 के अंदर क्या किया था भाई, सिंपल सी बात है, इंट्रोड्यूस किया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन 7 एक बहुत ही प्यारा और आपका सबका राज दुलारा आपका फेवरेट सवाल है, यानी कि असर्शन और रीजन का सवाल है। और असर्शन और रीजन तो तुमको पसंद है ना? सही बताना, देखो झूठ नहीं बोलना यार। असर्शन रीजन पसंद है ना तुमको? तुम सबका फेवरेट असर्शन रीजन का क्वेश्चन। चलिए स्वागत है आप सबका आपके असर्शन रीजन वाले सवाल में, और देखते हैं भाई हमारा असर्शन रीजन का सवाल क्या कहता है। असर्शन रीजन का सवाल कुछ यूं कहता है कि नंबर 1 असर्शन है कि प्रिंट क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन विच द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। कहने का मतलब है कि प्रिंट कल्चर ने कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए जिसके चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब रीजन कहता है कि भैया गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। अब मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था, क्या जुगाड़ है, देसी जुगाड़ क्या बोलते हैं इसको, कि देखो सबसे पहली बात, सबसे पहला रखो ध्यान कि असर्शन और रीजन सही है, इस बात का कर लो ज्ञान, है ना, कि सबसे पहला रखो ध्यान कि असर्शन और रीजन दोनों सही है क्या, इस बात का कर लो ज्ञान। यानी अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो आपका ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गया। फिर ये देखो, फिर उसके बाद लगाओ असर्शन के बाद क्वेश्चन वाई, उसके बाद लगाओ असर्शन के बाद क्वेश्चन वाई, और अगर उसका सही जवाब तुम्हें रीजन में मिल जाए तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर उसका सही जवाब तुम्हें रीजन में ना मिल पाए तो आपका आंसर हो जाना चाहिए दैट इज बी। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल है, पहले दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट्स को बढ़िया तरीके से देखना है कि क्या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए। अगर पहले वाले क्या गए वाई लगा के आपको आंसर रीजन में मिल रहा है तो आप क्या करिएगा, ए के साथ जाइएगा, नहीं मिल रहा है तो बी के साथ जाइएगा। चलिए, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी, अब आपका समय शुरू होता है। अब समय को करते हैं रीसेट, चलिए समय स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो असर्शन सिंपल है कि प्रिंट क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन व्हिच द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। रीजन है कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। अब बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट नहीं किया मैंने, स्टार्ट कर दिया भाई। अभी ये चल रहा है 3 2 1 चलते जाओ, क्या बात है, लेट्स पॉज इट। ओके, तो सही जवाब बहुत सिंपल है यार, बहुत बढ़िया, सही जवाब इज वेरी वेरी इक्वल, वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो अगर आप देखें बेटा यहां पे कि असर्शन क्या कहता है, असर्शन कहता है कि प्रिंट क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन व्हिच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भाई हमारे प्रिंट ने कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशंस क्रिएट कर दिए थे जिसके चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। ठीक है, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन भड़का भी था। फिर अगर देखो कि गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस को, ये बात भी अपने आप में सही है। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी और डी यहां पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जब सी और डी यहां पे एलिमिनेट हो गया तो बेटा क्या बचेगा, हम यहां पे क्वेश्चन करेंगे वाई। ठीक है, अब इस वाई का आंसर देखो, क्या वाई का रीजन मिल रहा है आपको यहां पे, तो सिंपल सा जवाब है इसका रीजन हमको यहां नहीं मिल रहा। यानी कि दोनों असर्शन रीजन ट्रू है, लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं करता आपके ए को, राइट बच्चों। बहुत ही सिंपल है, बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस अच्छी बात है उन्होंने डिक्लेयर, इन्होंने बनाई थी, लेकिन इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए अगर पॉइंट दिया होता बिकॉज द आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स एंड थिंकर्स रीच द कॉमन पब्लिक इन प्रिंटेड मटेरियल फॉर्म, तो हो सकता था कि आपका ऑप्शन नहीं करेक्ट होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो हम जाएंगे विद द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 कहता है आपसे, बड़ा अच्छा सवाल है, आपसे मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पीवाईक्यू है, मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसको पहले रीसेट कर लेते हैं, लेट्स रीसेट दिस। ओके, चलिए सवाल कहता है यार, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रिस्पेक्ट में कौन सी बातें बिल्कुल सही है। नंबर 1, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत नाजुक कली थी जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, फिर कहता है कि बहुत डिफिकल्ट होता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कैरी करना या ट्रांसपोर्ट करना। तीसरा कहता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट सबसे बढ़िया और सबसे कन्वीनियंट मेथड थे लिटरेचर पढ़ने का। या फिर चौथा कहता है आपको कि बोथ ए एंड बी सही होना चाहिए। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं ये आपको बतानी है, और आपको मिलेगा समय एज यूजुअल आपके 5 सेकंड का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताओ भाई, फटाफट से बताओ, इंतजार कर रहे हैं यार, तुम्हारा क्या बात है।
चलिए, तो करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है बच्चे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत फ्रेजाइल थी, बहुत नाजुक थी, इनके फटने का, खराब होने का डर बहुत ज्यादा रहता था, इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट करना या कहीं और कैरी करके ले जाना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। तो इस हिसाब से आपके दोनों ही ऑप्शन ए एंड बी बिल्कुल सही थे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डैश इज अ मेटल फ्रेम जिसमें टाइप्स को ले किया जाता है और टेक्स्ट को कंपोज किया जाता है। देखिए कहने का मतलब है ये एक मेटल का फ्रेम है जिसमें आपका जो लेटर बने होते हैं ना, अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं उसका सांचा बनाया जाता है, और सांचा बनाने के बाद जो है बच्चे क्या किया जाता है, इसको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, कंपोजिटर कहते हैं, गैली कहते हैं, प्लेटन कहते हैं, फिर बोथ एन भी कहते हैं। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए सही आंसर, व्हाट इट इज कॉल्ड? बहुत ही सिंपल सवाल है यार, बहुत ही सिंपल सवाल है, कंपोजिटर, गैली, प्लेटन या फिर बोथ एन भी। चलिए बताइए, आपको पूरा समय देता हूं भाई, फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ओके बताओ भाई, फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो बताओ फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। चलिए आई एम वेटिंग फॉर यू बच्चों, चलिए बताइए जल्दी से। टाइमर लगा दिया जाए, टाइमर लगा दिया जाए आपके लिए। चलिए टाइमर लगा दिया जाए आपके लिए, सोच लो इस क्वेश्चन को अच्छे से सोच लो, उसके बाद टाइमर लगा देते हैं कि डैश इज अ मेटल फ्रेम विच टाइप्स आर लेड एंड द टेक्स्ट इज कंपोज। ठीक है, चलिए तो इसको रीसेट करते हैं, आपके लिए टाइमर लगाया जाए, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ फटाफट से भाई, जल्दी से बताओ बच्चों, कम ऑन। हाँ भाई बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ फटाफट से, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू, फटाफट से बताइए भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, आई एम वेटिंग 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 वेटिंग। चलिए बहुत ही सही, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया यहाँ पे, दैट्स रियली अमेजिंग, क्या बात है। तो भाई वेट कर रहा था आपके लिए, देख रहा था कि आप आंसर कर दो यहाँ पे। तो फिलहाल बहुत सारा टाइम भी मैंने आपको दे दिया, इसको रीसेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, कॉम्पोजिटर, गैली, प्लेटन या बोथ एन बी। तो करेक्ट आंसर इज आपका गैली। तो ये वो पर्टिकुलर चीज है, वो मेटल का फ्रेम है जिसमें अलग अलग सांचों को ले किया जाता है, जिसमें आपके लेटर्स छपे हुए हैं अल्फाबेट के, एंड फिर उसको प्रिंट आउट किया जाता है। राइट बच्चों, चलिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टन टनाटन टन तारा, क्वेश्चन 10 आ गया हमारा। तो देखिए भैया, टन टनाटन टन तारा क्या कहता है कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट है वो किसके करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट था, ऑर्थोडॉक्स चर्च, चर्च ऑफ स्पेन, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या फिर रोमन कैथोलिक चर्च। फटाफट से बताओ भाई, जो हमारा जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट है पीआरएम है हमारा, ये किसके प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट था, किसकी करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट था। आपका समय है बहुत सिंपल, आपके समय पर एज यूजुअल 5 सेकेंड्स आपके पास। चलिए फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑलरेडी, ओके लेट्स पॉज इट, ओके एंड लेट्स रीसेट दिस। ओके तो करेक्ट आंसर बेटा आपका रोमन कैथोलिक चर्च, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए रोमन कैथोलिक चर्च क्या था, सबका फुद्दू बना रहा था, कहने का मतलब सबको बेवकूफ बना रहा था। ठीक है, इसने क्या किया था, जबरदस्ती के फालतू के टैक्सेस चालू कर रखे थे जो लोगों को भरने पड़ते थे। तो एक तरीके से धर्म के नाम पे ये लोगों से काफी गलत तरीके से चीजें वसूल कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई जो हमारा रोमन कैथोलिक चर्च है उसकी गलत प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जो था ये पूरा आंदोलन था, ये पूरा मूवमेंट था, दैट इज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। चले आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 कि डैश वाज अ फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग द हेरेटिक्स। पहले यहां पे हेरेटिक्स का मतलब समझिए। ठीक है, हेरेटिक्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि विद्रोही हैं, यानी जो एक्सेप्टेड बिलीव्स है। मान लीजिए रोमन कैथोलिक चर्च ने भगवान का एक व्यू बताया, अब ये वो लोग हैं जो उस व्यू को मानने से तैयार नहीं है। ठीक है, जो भी रोमन कैथोलिक चर्च बता रहा है उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। इनका एक अपना तरीका, इनका अपना नजरिया है सोचने का, और उसी नजरिए पे अड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, उसको हेरेटिकल कहा जाता है। और इन लोगों को पनिश करने के लिए एक स्पेशल तरीके का कोर्ट बनाया गया था, जिसका काम सिर्फ यही था कि ऐसे लोगों को जिनके विचार हेरेटिकल हैं, विद्रोही हैं नेचर में, ऐसे लोगों को पनिश किया जाए। राइट, तो बस आपको वही कोर्ट का नाम बताना है, इंक्विजिशन है, हेरेटिकल है, सुप्रीम कोर्ट है या ऑर्थोडॉक्स कोर्ट है। चलिए तो आपका समय शुरू होता है अब, एंड हियर वी गो। 5 4 3 2 1, क्या बात है। तो आपका समय हो गया खत्म 000 पे। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्विजिशन। तो इंक्विजिशन वो कोर्ट है जिसका काम है ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना जो कि इसकी दिखाई हुई बातों पे मानते नहीं है, इसके एक्सेप्टेड बिलीव्स के बारे में सुनते नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है ऐसी बुकें जो कि बैन कर दी जाए, ठीक है, जिनकी मनाही हो जिनको पढ़ने के लिए। तो इंडेक्स का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, तो रोमन कैथोलिक चर्च ने एक सर्टेन ईयर से क्या किया था कि ऐसी बुकों का लिस्ट बना के रखना चालू कर दिया था जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। और ये प्रोहिबिटेड इसलिए है
क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये चर्च के बिलीव्स को अपोज कर रही है, ठीक है। चर्च की जो बातें हैं, चर्च ने जो जबरदस्ती को लोगों को बेवकूफ बना रखा है, उन बेवकूफी भरी बातों को ये अपोज कर रही हैं। साथ ही साथ बच्चे अगर हम बात करें, लोगों के माइंड को ओपन कर रही हैं, लोगों के माइंड को क्वेश्चन करने के लिए एनकरेज कर रही हैं। इस वजह से इन बुकों की लिस्ट बना दी गई, इन बुकों को प्रोहिबिट कर दिया गया, राइट। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1925, 1928, 1558 या फिर 1642। चलो आपका समय शुरू होता है अब, एंड हियर वी गो। क्या बात है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं भाई क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। 1925, 1928, 1558 या 1642। तो यहां पे करेक्ट आंसर बहुत आसान है बच्चों। द करेक्ट आंसर वाज दैट इज 1558, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 1558, ठीक है। 1558, तो 1558 से हमारे रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया, एक ऐसी किताबों की एक लिस्ट प्रिपेयर की, ठीक है। इट क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ और इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, ऐसी किताबें जो इसके अगेंस्ट है और ऐसी बातों को प्रमोट करती हैं जिससे विद्रोही विचार जो है लोगों के मन में उत्पन्न हो, ठीक है, या फिर जनरेट हो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, आइडेंटिफाई द स्पीकर हियर। आपको बताना है कि बात किसने कही है, ठीक है। आपको यहां पे स्पीकर आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, टायरेंट का मतलब है कि दुनिया के तानाशाहों, डरना शुरू कर दो। डरो एक वर्चुअल राइटर के सामने, यानी एक लेखक की कलम के सामने डरना शुरुआत कर दीजिए, यानी डरने लगे भाई। आपको स्पीकर बताना है कौन है, बी आर अम्बेडकर है, महात्मा गांधी है, लुई सेबेस्टियन मर्सियर है, या फिर आपके डाल्टन है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास अगेन 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1, हियर वी गो। चलिए भाई बताओ बड़ा बच्चे क्या होना चाहिए, सही जवाब क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, दैट इज लुई सेबेस्टियन मर्सियर। तो लुई सेबेस्टियन मर्सियर कौन है बेटा? एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने प्रिंट के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया और इनके हिसाब से जो डेस्पोटिक रूल था उस समाज में उस टाइम पे, यानी एक ऐसा रूल जहां पे लोग किसी की बात नहीं मानते, यानी खासकर जो आपके राजा हैं, जो आपके रूलर्स हैं, वो आपकी बातों को सुनते नहीं, आपकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। तो एक ऐसे रूल के अगेंस्ट जो है बच्चे यहां पे क्या था, इन्होंने आवाज उठाई थी और इनका मानना था कि जो प्रिंट कल्चर है, जो प्रिंट रेवोल्यूशन है, ऐसे रूल को खत्म करेगा, क्योंकि लोगों के हाथ में जब कलम की पावर आएगी, लोगों के विचार जब अलग अलग लोगों तक पहुंचेंगे, अलग रेवोल्यूशनरी आइडियाज जब स्प्रेड होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट समाज में पड़ेगा, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डैश ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस। वो कौन से आदमी थे जिन्होंने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस को काफी ज्यादा परफेक्ट किया था, काफी ज्यादा इंप्रूव किया था, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए बच्चों, आपके पास अगेन 5 सेकंड का समय है यहां पे। चलिए, तो आपका 5 सेकंड शुरू होता है अब, एंड हियर वी गो। रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड एम हो, रिचर्ड विल्सन, रिचर्ड कम्बरबैच। क्या होना चाहिए इसका आंसर? बहुत ही आसान आंसर है बच्चों। तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पे, दैट इज रिचर्ड एम हो, ठीक है। रिचर्ड आर्कराइट हो नहीं सकता, क्योंकि रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया था, कॉटन मिल क्रिएट किया था, तो उसको आप यहीं से हटा सकते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिचर्ड एम हो, ठीक है। चलिए, अगला सवाल कहता है, चूज द इवेंट दैट कम्स फर्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिए और क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताइए कि इसमें कौन सा इवेंट है जो कि पूरे क्रोनोलॉजी के हिसाब से, ईयर के हिसाब से सबसे पहला आएगा। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है, पिछले कुछ सालों में पूछे भी गए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कि अरेंज द फॉलोइंग इन द, चूज द इवेंट दैट कम्स फॉर द फर्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो चलिए, पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को यूरोप में इंट्रोड्यूस किया था। अब एक बार हम सोचते चलते हैं, ठीक है, इसका अगर आप ईयर देखोगे तो 1295 आएगा, 1295 आएगा, ठीक है। गुटेनबर्ग ने डेवलप किया पहले प्रिंटिंग प्रेस को, अगर इसका ईयर देखोगे तो करीब 1430s आएगा, ठीक है। बुक जैकेट एक 20th सेंचुरी इनोवेशन था। 20th सेंचुरी का मतलब है कि 1900 से लेकर के आपके 2000 के बीच का ये बात किया जा रहा है, ठीक है। 1900 से लेकर के 2000 के बीच की बात की जा रही है, तो यहां बुक जैकेट एक 20th सेंचुरी इनोवेशन है। और डायमंड सूत्रा बिकेम द ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक। अगर डायमंड सूत्रा का आपको ईयर याद हो तो बेटा ये करीब 868 AD की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपके डेट्स ऐसे क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब कभी भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आएगा तो एक रफ डेट का एस्टिमेट आप हमेशा बना के चलेगा, आपको क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे पहले आएगा अगर आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, राइट। तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजी है इनको अरेंज करने की। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि डायमंड सूत्रा जो है आपका ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक है, ठीक है। चलिए आगे सवाल करते हैं यार, असर्शन और रीजन, आपका फेवरेट एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता हुआ। आसान है यार, हम लोग मिलके करेंगे इस बार, ठीक है, मिलके करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, तो इसको एक काम करता हूं, बंद कर देता हूं, ये क्वेश्चन हम लोग मिलके करेंगे, समझते भी जाएंगे।
असर्शन है कि नॉर्थ इंडिया में जो उलेमा थे, उलेमा कौन है आपके? रिलीजियस स्कॉलर्स, ठीक है। रिलीजियस स्कॉलर्स इन इस्लाम, ये आपके उलेमा है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों। तो उलेमास कौन है? हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स इस्लाम के अंदर। तो जो हमारे उलेमास थे वो काफी ज्यादा एंग्शियस थे इस बात को लेकर के कि कहीं मुस्लिम डायनेस्टीज, क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टीज जो है कोलैप्स हो रही है ना, गिर रही है। अभी जो मुस्लिम समाज का रूल है वो खत्म होता जा रहा है भारत में, ठीक है। तो इसको लेकर के जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे इस्लाम के, काफी ज्यादा टेंशन में आ गए, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ ये देखना भी जरूरी है। अगर रीजन पढ़े तो उनको डर था कि जो कॉलोनियल रूलर्स हैं, खासकर जो ब्रिटिशर्स हैं, कहीं ये बहुत सारे मुसलमानों को कन्वर्ट ना कर दें और मुसलमानों के यानी मुस्लिम्स के जो लॉज है, पर्सनल कानून है, जिनको आप शरीयत कानून भी कहते हैं बेटा, तो कहीं उन शरीयत कानूनों को चेंज ना करते। ये इनका खौफ था, इनका डर था। तो अगर आप देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर बात सही है तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपके असर्शन को आपका रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो मैंने आपसे बोला था कि यहां पे क्वेश्चन लगाइए वाई। अब वाई बहुत सिंपल सी बात है कि भैया यहां पे ये लोग एंग्शियस क्यों थे, ये लोग वरीड क्यों थे, ये लोग परेशान क्यों थे? तो परेशान इसी वजह से थे क्योंकि इनको लगता था कि कहीं कॉलोनियल रूलर्स यानी कहीं आपके ब्रिटिशर्स ऐसा ना कर दें कि भैया हमारे जो मुस्लिम्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाए किसी और रिलीजन में, या फिर जो मुस्लिम के पर्सनल लॉज हैं यानी शरीयत कानून है उनको कहीं बदल ना डालें, ठीक है। तो इस तरीके का टेंशन इनको बना हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि भाई बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों असर्शन रीजन सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। यानी कि दोनों असर्शन रीजन बिल्कुल ठीक है और रीजन जो है आपका सही एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। अब यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर की, ठीक है। तो आपका शायद 15-20 मिनट का समय मैं और लूंगा, उसके बाद आपको बाय बाय बोलूंगा। उसके बाद आप मस्त खाना पीना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई करने का समय तो आ ही गया। मार्टिन लूथर कहता है कि भाई मार्टिन लूथर वॉज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेस ऑफ प्रिंट, डिस्कस इट। 2 नंबर का क्वेश्चन सवाल कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो प्रिंट के बहुत फेवर में थे, ऐसा क्यों? देखो मार्टिन लूथर किंग का अगर आप देखोगे तो उनको पहली बात तो उनको जो मौका चाहिए था वो मिल गया। अब प्रिंटेड मटेरियल, जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आई, जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह इन्वेंट हुआ, तो इसका फायदा मार्टिन लूथर किंग ने कैसे उठाया? इन्होंने 95 थीसिस लिखी, 95 थीसिस लिखी, ठीक है। किसके ऊपर? रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते हुए। तो ये आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। और जो विटेनबर्ग का चर्च था वहां पे जाकर के चिपका दिया और बोला कि मेरी बातों को डिबेट करके दिखाओ। फिर उन्होंने जो अपना बाइबल का कॉपी निकाला था वो बहुत तेजी से सेल आउट हुआ, लोगों ने इनके आइडियाज को पढ़ा और उसके चलते क्या हुआ? एक नए मूवमेंट, एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? 1517 में जो मार्टिन लूथर थे वो रिलीजियस रिफॉर्मर है, राइट। इन्होंने 95 थीसिस लिखी हैं जिसने करप्ट प्रैक्टिस है, जो कैथोलिक चर्च की करप्ट प्रैक्टिसेस थी उसको क्रिटिसाइज किया। तो उन्होंने इसकी जो कॉपी थी कहां पे चिपका दी थी भाई? चर्च के गेट पे, चर्च के डोर पे। कौन से, कहां पे जगह, कौन सी जगह बच्चों? विटेनबर्ग में, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि ऐसी बहुत सारी जो कॉपीज थी लूथर के थीसिस की वो प्रिंट होने लगी और साथ ही साथ स्प्रेड होने लगी। तो जो इनके आइडियाज थे बच्चों वो इतनी तेजी से स्प्रेड हुए दैट ब्रॉट अबाउट द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ठीक है। तो आप देखेंगे जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि इनके आइडियाज से लोग काफी ज्यादा इंस्पायर हो गए, राइट। एंड धीरे धीरे करके बच्चे से क्या हुआ? एक आप कह सकते हो जो कैथोलिक समाज है ना उसमें एक बाइफर्केशन आ गया। तो अभी भी इस समाज के अंदर 2 बाइफर्केशंस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अब तो बहुत सारे हैं लेकिन उस टाइम पे रोमन कैथोलिक्स अलग हैं और प्रोटेस्टेंट्स अलग हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना। तो यहां पे जिन्होंने विद्रोह किया रोमन कैथोलिक चर्च की गलत चीजों के अगेंस्ट वो कहलाए आपके प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो वो सारे कौन थे? मार्टिन लूथर किंग के फॉलोअर्स, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था इट बिगैन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम मिड 16th सेंचुरी, गिव रीजन। तो आपको 3 नंबर में आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। 3 नंबर में आपसे सवाल पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है इसमें? पहली बात कि प्रिंट और जो पॉपुलर लिटरेचर था उसने क्या किया? बहुत सारे लोगों को एनकरेज किया कि वो अपने तरीके से जो है बाइबल का इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, क्रिश्चियन धर्म का इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, यानी अपने तौर तरीके को समझ रहे थे, राइट। अब जैसे 16वीं शताब्दी में मिनोशियो करके एक इंसान था, एक वर्कर था, तो उसने क्या किया? जो उसकी लोकेलिटी में जो किताबें अवेलेबल थी उसको पढ़ना स्टार्ट किया और जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसने जो था बाइबल का एक नया इंटरप्रिटेशन दिया। उसने बोला कि जो बाइबल का मैसेज है वह ये प्रीस्ट लोगों ने बहुत गलत तरीके से बताया हुआ है, कैथोलिक चर्च ने बहुत गलत तरीके से बताया हुआ है, तो उसने अपना एक वर्जन निकाला उस मैसेज का। अब इसके चलते क्या हुआ? जो चर्च वाले तो बहुत नाराज हो गए, जो चर्च के अथॉरिटीज थे एकदम गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो मेनोशियो, हमने एक चीज बता रखी है ना तुमको, तुमसे ऐसा क्यों नहीं होता कि उस चीज को फॉलो कर लो,
है ना। बट मनोशो भैया जानने वाले नहीं थे। मनोशो ने कहा कि यार बहुत हो गया, बहुत फिरकी ले चुके तुम हमारी, अब ना हो पाएगा भाई। ठीक है, अब हमने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला है, जो तुम गलत सलत लोगों को बता रहे हो ना, बिल्कुल गलत बात है। तो जो लोगों को फालतू की बातें बताते हो ना, इधर टैक्स भरो उधर टैक्स भरो, ये करो वो करो, ये सब गलत है भाई। तो उसके चलते अभी क्या है कि यार ये तो कैथलिक चर्च वाले ऐसे हो गए रे, तो पोल खोल रहा है ना। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। और मिनोशो के साथ भी वही हुआ, है ना। तो एज अ रिजल्ट मिनोशो को बुलाया गया, उसको पनिश किया गया और फाइनली मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। और उसके बाद से जो रोमन कैथलिक चर्च था उसने क्या किया बच्चों, 1558 से 1558 से ऐसी सारी किताबों की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी जिनको बैन कर दिया गया। और बैन इसलिए किया गया क्योंकि वो लोगों के दिमाग में एक विद्रोही आइडिया उत्पन्न कर रही थी, या सिंपल सरल भाषा में कहें तो लोगों को जागरूक बना रही थी, अवेयर बना रही थी उन सारी चीजों के अगेंस्ट जिसके चलते रोमन कैथलिक चर्च ने अभी तक लोगों को बेवकूफ बनाया था। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है जो आप 3 नंबर में लिख सकते हैं बच्चों। मैंने उस का एग्जांपल देखे। गांधी कहते हैं कि गांधी सेड द फाइट फॉर स्वराज इज अ फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इलैबोरेट। अच्छा सवाल है 3 नंबर में। ठीक है, बढ़िया सवाल है 3 नंबर का। चलिए आप इस पर ध्यान दीजिए, एक बार पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या क्या पॉइंट्स इस पर रख सकते हैं। चलिए बताइए बच्चों कि क्या क्या आपको लगता है कि आप पॉइंट्स यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से बताइए, या आपके ऊपर ही है। चलो तो फटाफट से बताओ भाई, बहुत ही बढ़िया। तो फटाफट से बताओ बच्चों कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लगता है आप यहां पे रख सकते हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूं, गांधी जी ने कहा कि जो स्वराज के लिए फाइट है, स्वराज के लिए जो लड़ाई है, वो एक तरीके से फाइट है, लड़ाई है लिबर्टी ऑफ स्पीच के लिए, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। इस बात को इलैबोरेट करिए थोड़ा सा। अच्छा सवाल है, पूछ सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने ये शब्द कहे थे 1922 में ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम की अगर हम बात करते हैं तो ये गांधी जी के शब्द हैं तब के। ठीक है, अगर आप गौर फरमाएंगे इस पे तो इनके हिसाब से जब तक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, यानी बोलने का फ्री अधिकार नहीं है, ठीक है, जब तक आपके पास लिबर्टी ऑफ द प्रेस यानी जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और जब तक आपको अपनी बात आगे रखने के लिए एसोसिएशन बनाने का, पार्टीज बनाने का, ग्रुप्स बनाने का अधिकार नहीं है, तब तक कोई भी नेशन यानी कोई भी देश जो है बेटा वो सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, ये इनका मानना था। सो अगर किसी भी देश को फ्रीडम चाहिए फॉरेन डोमिनेशन से, तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल होना चाहिए। क्या है क्राइटेरिया? कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, अपने बोलने का अधिकार हो, ठीक है, साथ ही साथ आपके जो प्रेस यानी मीडिया है वो फ्री हो, वो रेस्ट्रिक्टेड ना हो, और तीसरी बात आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए, एसोसिएशंस बनाने के लिए भी आप स्वतंत्र हो। तो ये सारी की सारी चीजें अगर मिलती हैं कहीं ना कहीं तो बच्चे तब आप किसी लंबी आजादी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है 3 नंबर में, कि ब्रीफली डिस्कस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है आपका 1878 में। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1878 के अंदर। देखिए यहां पे हुआ क्या है कि यहां पे जो लोकल भाषा में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या कोई भी प्रिंटेड मटेरियल है उसके ऊपर अभी ब्रिटिश सरकार कब्जा जमा रही, कंट्रोल कर रही। क्यों कब्जा जमा रही? देखिए क्यों, उसका रीजन है लोकल भाषा के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स थे, प्रिंटेड मटेरियल था जो ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज करता था, उसके अगेंस्ट लिखता था, उसके अगेंस्ट छापता था। अब जब उनके अगेंस्ट कोई बात नॉर्मल पब्लिक तक जाएगी लोकल भाषा में, जब लोग पढ़ेंगे, लोग इन्फ्लुएंस होंगे, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं ऐसे लोग उनके अगेंस्ट विद्रोह ना कर दें, है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा डर था। चलिए, तो इस एक्ट से क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, जितना भी प्रिंटेड मटेरियल है उसको सेंसर करने का अधिकार इनके पास आ गया। सेंसर करने का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि ऑब्जेक्शनेबल है उसको आप काट देते हो। आजकल आपने कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड में डिमांड उठती है इस गाने को सेंसर किया जाए, सीन को सेंसर किया जाए। सेंसर का मतलब होता है कि भैया ऑब्जेक्शनेबल है वो, और इस सीन को हटाया जाए, सीन को रिमूव किया जाए, राइट, या इस गाने को रिमूव किया जाए। आजकल काफी सुना होगा आपने, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ऐसे ही जितने भी लोकल भाषा में एडिटोरियल्स निकल रहे थे, न्यूज़पेपर निकल रहे थे, मैगजीनें निकल रही थी, ठीक है, तो इनके अंदर क्या छापा जा रहा है इस बात पे सरकार कंट्रोल कर रही थी। अगर गलती से कुछ भी ऐसा मिल जाता है जो सरकार के अगेंस्ट है तो बेटा वहीं पे उसको सेंसर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये अधिकार इनके पास आ गया। फिर अगर कोई भी लोकल भाषा में जो आपका सेडिशियस, सेडिशियस का मतलब होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट,
अगर कोई भी ऐसा लोकल भाषा का जो न्यूज़पेपर है कुछ भी ऐसा सडिशियस छापता हुआ मिल गया, यानी सरकार के अगेंस्ट कुछ भी छापता हुआ मिल गया तो उस पेपर को बैन कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उसका जितना भी प्रिंटिंग मशीनरी है उसको जब्त कर लिया जाएगा और डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। राइट, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर यह था कि सरकार एक तरीके से तानाशाही कर रही थी, अपना अधिकार जमा लिया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म कर दिया था कि अगर गलती से भी आप सरकार के अगेंस्ट कुछ छापते हुए मिल गए तो आपके पेपर मशीनरी को सबको जब्त कर लिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। राइट, चलिए, तो ये था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछेगा तो आपसे डेट पूछेगा, दैट इज 1878। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। प्रिंट हैड डिफरेंट इंपैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है प्रिंट का इंपैक्ट क्या पड़ा विमेन के ऊपर, बच्चों के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर। राइट, ये क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल भी पूछ सकता है और 5 नंबर में टुगेदर भी पूछ सकता है। तो आपको भारत के अंदर इन तीनों सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे प्रिंट का इंपैक्ट क्या पड़ा ये डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए पहले इंपैक्ट की बात करते हैं। विमेन जो थी आपकी इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स बन गई। ठीक है, रीडिंग हैबिट्स जो है ना, पढ़ने की जो आदत है इनके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगी। अब जैसे जैसे बच्चे लिटरेसी रेट बढ़ा, विद इंक्रीज इन लिटरेसी जो विमेन थे दे टुक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग। तो जैसे लिटरेसी रेट बढ़ा इन्होंने भी पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे जर्नल्स ऐसे स्टार्ट हुए जो कि विमेन की एजुकेशन यानी महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस डालते हुए थे। यानी कहने का मतलब है कोई बहुत सारे ऐसे मैगजीन स्टार्ट हुए, ऐसे पेपर स्टार्ट हुए जो इस बात को काफी ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं एम्फसाइज कर रहे थे कि महिलाओं की एजुकेशन काफी जरूरी है। फिर अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स और किताबें हैं जो कि स्पेशली विमेन के लिए पब्लिश की जा रही थी। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे जो प्रिंट कल्चर था इसने महिलाओं को एक तरीके से फ्रीडम दिया पढ़ने का, लिखने का, एजुकेट होने का, साथ ही साथ बच्चे अपने खुद के व्यूज डेवलप करने का, खासकर ऐसे विचार जो कि महिलाओं से ही रिलेटेड है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा, जैसे राज सुंदरी देवी हो गई, ठीक है, कैलाश भाषनी देवी हो गई। तो इन्होंने क्या किया, बच्चे अपने जीवन के बारे में लिखा, अपने अपने आप कह सकते हैं जो लाइफ के ट्रबल्स थे उनके बारे में दर्शाया, किस प्रकार से रिच हाउस होल्ड्स में भी जो महिलाएं हैं कितना डोमिनेंस उनको फेस करना पड़ता है मेल्स के आगे। उस बात को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी किताबों में प्रेजेंट किया। राइट, समाज की आप कह सकते हैं जो एक बेकार की विचारधारा है, बेकार का जो थॉट प्रोसेस है महिलाओं को लेकर के, विमेन को लेकर के, उसको इन्होंने अपने शब्दों में बहुत खूबसूरती से अपनी किताबों के अंदर रखा है। राइट बच्चों, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ा था हमारी विमेन के ऊपर। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चे हमारे पुअर पर्सन, अच्छा विमेन बच्चे की नहीं बात करें, विमेन ओके पुअर एंड हमारे रिफॉर्मर्स। तो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हम पुअर कर लेते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन की जगह आपको बच्चों के ऊपर अगर आएगा तो आप बच्चों के प्रेसेस के बारे में लिख सकते हैं, बट पुअर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे पुअर, तो एज लिटरेसी रेट आपके इंप्रूव हुए खासकर यूरोप और इंडिया दोनों के अंदर, तो आप कह सकते हैं जो प्रिंटेड मटेरियल था वो हर एक तक पहुंचना स्टार्ट हो गया, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेनी मैगजीन्स की शुरुआत की गई थी। अब पेनी मैगजीन्स को बेचता कौन था, जो आपके पेडलर्स है। पेडलर्स कौन होते हैं, जो भाई आपके रोड पे जाकर के ना सामान नहीं बेचते, कई बार ऐसे लोग हाथ में लिए होते हैं बेल पूड़ी, है ना। तो पेडलर क्या होता है भाई, सड़क पे घूम घूम के सामान बेचता है। तो ऐसे लोग सड़क पे घूम घूम करके क्या बेचते थे भाई, किताबें बेचते थे। राइट, जैसे आज भी जाते हो तो वेंडर्स मिलते हैं ना आपको सड़क पे, आप कभी चले जाओ घूमने तो कई बार घूम घूम के बेच रहे, भैया बलून ले लो, भैया बलून, भैया बुड्ढी के बाल ले लो, बुड्ढी के बाल, ठीक है भैया ये भेलपुरी ले लो, भेलपुरी मसालेदार भेलपुरी, जैसे घूम घूम के सामान बेचते हैं। तो दे आर लाइक पेडलर्स। राइट, तो ऐसे ये लोग घूम घूम के क्या बेचते थे बेटा, ये लोग बेचते थे किताबें। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे खासकर बच्चे एक सिंगल पेनी, मतलब पेनी समझ लीजिए जैसे 1 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, तो एक पेनी में भी बच्चे ऐसे लोगों को किताबें बेच दिया करते थे जो गरीब थे और किताबें नहीं खरीद सकते थे। तो बच्चे जो लोग पढ़ नहीं सकते थे अभी, दे कैन लिसन टू द स्टोरीज, है ना। कई बार ऐसा होता था कि ये लोग बैठ जाते तो एक पढ़ा लिखा आदमी जो है पढ़ के इनको किताब सुनाता था, परियों की कहानियां सुनाता था, पुरानी कथाएं सुनाता था, तो ये लोग सुन लेते थे, है कि नहीं बच्चों। चलिए, फिर ये जो स्टोरीज थी आपकी हैं, जो फोकलोर्स थी, ये बाकी लोग इनको पढ़ के सुनाते थे तो ये लोग उसको भी सुन लेते थे। फिर अगर हम बात करें, बुक्स को हायर किया जा सकता था एक बहुत ही नॉर्मल फीस से, है ना। कई लोग ऐसे थे जो बुक ओनर से किताबों को हायर कर लेते थे, जैसे लाइब्रेरी पे आप रेंट पे किताब लेते हो तो वैसे ये लोग ले लिया करते थे। भारत में भी बच्चे बहुत छोटी छोटी किताबें जो थी आपकी 19वीं सेंचुरी में मद्रास वगैरह के अंदर मिलना शुरू हो गई। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में एक पूरा एरिया ही है बाटला करके जहां पे किताबों को प्रिंट किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सस्ती किताबें जो थी अभी लोगों के पास आसानी से अवेलेबल थी। रिफॉर्मर्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं यानी ऐसे लोग जो कि समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं,
तो बेटा ये न्यूज़पेपर, जर्नल्स और किताबों का जो है यूटिलाइजेशन करते थे, खासकर जो सामाजिक इवल्स हैं, जो सोशल इवल्स हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको अपोज करने के लिए प्रिंटेड मटेरियल इनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। फिर अगर हम बात करें, राजा राममोहन रॉय ने संबद्ध कौमुदी पब्लिश करना स्टार्ट किया था, जिससे हमारी जो विडोज है ना, ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड अभी डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसी महिलाओं की जिंदगी के बारे में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था संबद्ध कौमुदी में। फिर अगर हम बात करें 1860 से 1860 से बहुत सारी इसे बंगाली वुमेन राइटर्स जैसे कैलाश बाशनी देवी है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, ठीक है, हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, या वुमेन को कैसे इंप्रिजन किया जाता है। तो बच्चे ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हैं बच्चे, ये रिफॉर्म के चलते इन्होंने किताबें लिखी थी, राइट। अब यहाँ पे रिफॉर्म में क्यों काउंट कर रहे हैं, उसका सिंपल सा रीजन है कि भाई वुमेन के बारे में, जो वुमेन की बुरी हालत है समाज में, उसको उजागर करते हुए, उसको वाकई लाइमलाइट में लाते हुए इन्होंने किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे ये लोग का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि समाज में चेंजेस आए, समाज में रिफॉर्म्स आए, और रिफॉर्म्स लाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए इन सारे लोगों ने क्या किया भाई, किताबों को सहारा बनाया, और किताबों के जरिए जो है अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया है, लोगों को अपील किया है कि भाई आप इस पे एक्ट करें, बिकॉज साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे भाई, तभी ना कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज कैसे पॉसिबल हो पाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि व्हाई डिड सम पीपल इन द 18th सेंचुरी यूरोप थिंक दैट कल्चर, यानी प्रिंट कल्चर, वुड ब्रिंग एनलाइटमेंट एंड एंड डेस्पोटिज्म। अच्छा सवाल है, 5 नंबर में, समझने में आपको दिक्कत होगी। देखिए समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यूरोप में 18वीं शताब्दी में कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि जो प्रिंट कल्चर है वो इस दुनिया के अंदर एक नई रोशनी ला सकता है। जो राजा का घटिया रूल चल रहा है, जहां पे वो किसी की बात नहीं मानता, किसी की बात नहीं सुनता, उसको एंड किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। ऐसा क्यों लगता था? उसके कुछ कारण है। देखिए, नंबर 1, जब नए आइडियाज स्प्रेड होने स्टार्ट हुए, ठीक है, खासकर जब प्रिंट कल्चर आया, प्रिंट कल्चर के बाद से जो साइंटिस्ट हैं, आपके वैज्ञानिक हैं, आपके फिलोसोफर्स हैं, उनके आइडियाज होते हैं अभी कॉमन लोगों तक पहुंचने शुरू हुए, है ना। अब जब उनके आइडियाज पहुंचे तो बच्चे आप कह सकते हैं कि लोगों के दिमाग की बत्ती चली, लोगों ने अलग तरीके से सोचना स्टार्ट किया। अभी जितने भी पुराने मेडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट हैं उनको कंपाइल किया गया, पब्लिश किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, तो लोगों ने समझा यार कि हाँ, ये जो भी बात कह रहे हैं काफी सही कह रहे हैं, है ना, और लोगों ने इनकी बात को समझा, पहचाना, जाना। फिर अगर हम बात करें बुक्स एज अ मीडियम ऑफ प्रोग्रेस, तो किताबों को प्रोग्रेस का एक बहुत बढ़िया जरिया समझा गया। अब किताबों से मुझे मतलब वो गाना याद आ जाता है ना कि कौन सा है, सारी उम्र तो हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, है ना, बचपन भी गया, जवानी भी गई, है ना। तो गाना कई बार याद आ जाता है भाई। वो उसमें बड़ा प्यारा सा लाइन है कि H2SO4 ने तो पूरा बचपन जला डाला, अल्फा बीटा गामा पढ़ पढ़ के पढ़ा, कुछ खातों में छाला, और H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। तो खैर H2SO4 का बचपन का तो नहीं पता है, लेकिन H2SO4 बहुत लोगों का मतलब हाथ पैर जरूर जला देता है अगर कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हो तो, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम H2SO4 तो यहाँ डाल नहीं रहे आंसर के ऊपर, हम लोग यहाँ डाल रहे हैं आंसर पे नजर, ठीक है। तो देखिए, किताबों को एज अ मीडियम ऑफ प्रोग्रेस समझा गया, है ना, कि किताबें पढ़ेंगे तो उससे उन्नति होगी। तो बुक्स जो थे बच्चे, दे बिकेम अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस, है ना। एनलाइटमेंट का मतलब होता है दिमाग की बत्ती जल जाना, यानी आपको ऐसे मतलब जो जिस बारे में आप जानते नहीं हो उस बारे में आप जान जाओ, है ना, अवेयर हो जाओ, चीजों को समझ पाओ, तो ये कहलाता है बच्चे एनलाइटमेंट, ठीक है। चलिए, अब लोगों को लगा कि यार समाज में बदलाव लाया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि किताबें जो हैं समाज को ऐसे तानाशाही का जो रूल है, टायरेनी का जो रूल है, डिस्पोटिज्म का रूल है, उससे बच्चे फ्री करा सकती हैं। क्यों फ्री करा सकती हैं? लोग जब बच्चे अवेयर होंगे, लोग अपने अधिकारों को जानेंगे, तो लोग सवाल उठाएंगे। अभी तक क्या है, लोग सवाल उठाने की हिम्मत कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको जो बताया जा रहा है उस चीज को मान ले रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। फिर अगर हम बात करें कि जो राइटिंग्स थे स्कॉलर्स के, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हुए, जैसे हमारे जीन जैक्स रूसो हो गए, थॉमस पेन हो गए, वोल्टेयर हो गए, तो उनकी किताबों, इनके जो आइडियाज थे ना बच्चे, अपने आप में बहुत पॉपुलर हुए। लोगों ने इनकी बात को समझा, जब इन्होंने रैशनैलिटी को आगे रखा, जब इन्होंने कहा यार कि क्यों भैया बर्थ के बेसिस पे किसी को अधिकार क्यों दिया जा रहा है, इंसान काम करे, इंसान मेहनत करके उस अधिकार को पाए तो कहीं बेहतर है, लेकिन आप बर्थ के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो कि किसको अधिकार मिलना चाहिए और किसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो ये तो बात अपने आप में बहुत गलत है ना। फिर साइंटिफिक डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो मैप्स को डिस्कवर किया गया, साइंटिफिक डायग्राम्स डिस्कवर किए गए, और इनको बहुत ज्यादा बच्चे पब्लिश किया गया। जैसे आइजैक न्यूटन के आइडिया की अगर हम बात करें, तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनके आइडिया ने एक साइंटिफिक टेम्पर लोगों के माइंड में जनरेट करना स्टार्ट किया। पहले लोग क्या थे, सुपरस्टिशन से भरे हुए थे, है ना, उनके मन में डर था और इसी डर का लोग फायदा उठाते थे। अभी वो डर दूर होना स्टार्ट हुआ जब साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, जब लोगों को पता चला कि इसके पीछे का साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है, और इस वजह से कोई चीज ऐसी होती
है, तब बच्चों लोगों ने क्या किया, लोगों ने समझना स्टार्ट किया कि भाई अभी तक हम बेवकूफ बन रहे थे, एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटीज, राइट। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लोगों को लगा कि एनलाइटमेंट आ सकता है और साथ ही साथ डेस्पोटिज्म खत्म हो सकता है, ठीक है। चलिए एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में आगे देखते हैं फटाफट से। एक्सप्लेन हाउ द प्रिंट कल्चर रेजिस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। लवली क्वेश्चन यार, लवली क्वेश्चन, और बड़ा एक्सपेक्टेशन है इस क्वेश्चन का, है ना, बड़ा प्यारा एक्सपेक्टेशन है। अब देखोगे कि प्रिंट कल्चर ने भारत में नेशनलिज्म की ग्रोथ में कैसे मदद की। देखिए अगर आप भारत के नेशनल मूवमेंट को देखें तो बहुत सारी ऐसे किताबें पब्लिश हुई हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे गाने छपे हैं, जैसे अपना बात कर लो वंदे मातरम की बात कर लीजिए, सारे जहां से अच्छा की बात कर लीजिए, इनकलाब का नारा हो गया। तो बेटा ये क्या है, एक तरीके का कल्चर ही तो है, प्रिंट कल्चर ही तो है। जब लोगों ने पढ़ा, लोगों ने किताबें पढ़ी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की बहुत सारी लोक कथाओं को जमा किया, पब्लिश किया, लोगों को सुनाया, लोगों तक पहुंचाया। नातेशा शास्त्री ने जब फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया अकम्प्लिश किया, ठीक है, उस पूरी किताब को मिला करके पब्लिश किया, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई भारत का जो असली कल्चर है वो किसमें है, लोक कथाओं के अंदर है। तो एक तरीके से एक बाइंडिंग फोर्स यहां पे क्रिएट होती है प्रिंट के चलते, है ना। चलिए तो 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स थे इंडिया में लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, जो क्या कर रहे थे, उनको पब्लिश किया गया था। अब लोकल लैंग्वेज क्या है बच्चे, सब लोग समझ सकते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनके आइडियाज को अभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। फिर अगर हम बात करें ये न्यूज़पेपर्स को बच्चे, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते थे जो कि हमारे नेशनल लीडर्स के आइडियाज को सर्कुलेट करते थे, ठीक है। अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग सेक्शन के जो लोग थे यहाँ पे इस प्रिंट मीडिया से अभी कनेक्टेड थे। तो आप कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी विचारधाराएं हमारे बड़े बड़े नेताओं की अभी दूर दराज इलाकों में भारत के पहुंच रही थी, किसके हेल्प से बच्चे, आपके प्रिंट मटीरियल के हेल्प से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, बहुत सारे जो नेशनलिस्ट आपके न्यूज़पेपर थे, उन्होंने कॉलोनियल रूल को एक्सपोज कर दिया था यहाँ पे, राइट। और कहीं ना कहीं लोगों से अपील की थी कि भैया आप ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट यहां पे आंदोलन करें। अब क्योंकि बच्चे लोकल भाषाओं में लिखे जाते थे, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग लोकल भाषाओं में लिखे जाते थे, तो लोग अपने आप को इससे ज्यादा कनेक्टेड फील करते थे। और साथ ही साथ जो हमारे नेताओं के जो विचार हैं, जो मूवमेंट का मतलब किस तरीके का फॉर्म होना चाहिए, क्या आपको आंदोलन करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी की सारी बातें न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इन मैगजीन्स के थ्रू लोगों तक पहुंच रही थी। सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि बेटा यहाँ पे जो भी लिखा जा रहा था, जो भी छापा जा रहा था, वो लोकल भाषा में था, लोकल लैंग्वेज में था, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, जब पंजाब में क्रांतिकारियों को डिपोर्ट किया गया 1907 में, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे पंजाब में जिनको उठा करके कहीं डाल दिया गया था, ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया था, और कहां ले गए थे पता नहीं था। तो इस पूरे अकाउंट को बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी के अंदर बड़ा खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया था। इनफैक्ट इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था इस वजह से, जिसके चलते बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत के अंदर जो एकजुटता बनाने का काम किया है, उसमें प्रिंट का भी बच्चे बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 है ना, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। क्वेश्चन 22 ये हो गया, 23 हो गया, दिस इज क्वेश्चन 24, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 24, ठीक। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बच्चों उसको, ये मिस टाइप्ड है यहां पे थोड़ा सा। चले क्वेश्चन 24 कहता है आपसे कि प्रिंट क्रिएटेड द कंडीशंस विद इट व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। दिस इज अ पीवाईक्यू, वेरी रिपीटेड पीवाईक्यू, मतलब ये ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बेटा बहुत बार रिपीट हुआ है ना, एक बार नहीं बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि प्रिंट कल्चर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसके चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, ये सवाल है आपका। जिसके 2-3 रीजन हम देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला रीजन देते हैं, पहला रीजन ये है कि प्रिंट ने क्या किया, जो आपके बड़े बड़े थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, उनके आइडिया को लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया, राइट, बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया, जिसके चलते लोगों के दिमाग में जो फालतू का सुपरस्टिशन भरा था, अंधविश्वास भरा था, वो सारा का सारा दूर हो गया। फिर अगर आप देखें, ये जो हमारे राइटर्स थे, इन्होंने क्या कहा कि भैया जो नॉर्मल ट्रेडिशन चलता आ रहा है वो बिल्कुल बेकार की बात है, साइंटिफिक टेम्पर को जनरेट करिए, रीजन ढूंढिए चीजों में, ठीक है। इस बात का जो आप कह सकते हैं ना, एक आइडिया इनकलकेट किया हमारे फिलोसफर्स एंड थिंकर्स ने। तो ये जो हमारे राइटर्स हैं, इन्होंने पहली बात तो किस चीज को क्वेश्चन किया, चर्च के अथॉरिटी को। इन्होंने कहा कि चर्च के अधिकार से लोगों के ऊपर अपना धावन समाता है, भाई जबरदस्ती के टैक्सेस वसूल करता है, किसने अधिकार दिया चर्च को, इसको क्वेश्चन किया। साथ ही साथ बच्चे इन्होंने ये भी कहा कि जो सोशल ऑर्डर है, अभी जो अपने समाज में यहाँ पे क्या कर रखा है,
फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट बना रखा है, वो भी बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे आपने लोगों को डिवाइड कर रखा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा गलत है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या जरूरत है कि भाई आप इस पूरे ऑर्डर को ब्रेक करिए और लोगों के एफर्ट के बेसिस पे यहां पे डिविजन होने चाहिए, ना कि लोगों के बर्थ के बेसिस पे। फिर अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए, वोल्टेयर हुए, रूसो हुए, जिन्होंने लोगों को एक अलग नजरिए से सोचने में मजबूर किया, उनके थॉट प्रोसेस को, उनकी थिंकिंग को काफी ज्यादा चेंज किया, राइट। और जो प्रेवलेंट सिस्टम था उसको बच्चे कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया। फिर अगर आप देखें बच्चों की सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट ये है कि प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग, यानी प्रिंट के चलते क्या हुआ बच्चे, एक नया माहौल बन गया जहां पे लोगों ने हर एक चीज पे सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसलिए हुआ क्योंकि जब लोगों ने किताबों को पढ़ा, उन्होंने समझा कि भाई अभी तक हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें बेवकूफ बना जा रहा है, तो लोगों ने उस पर सवाल उठाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जितने भी वैल्यूज हैं या प्रैक्टिसेस हैं जो पहले फॉलो की जा रही थी इतने सालों से, अभी उनको क्वेश्चन किया गया। लोगों ने जो सोशल बेनिफिट्स हैं, जो सोशल कंडीशंस हैं समाज के अंदर, जो अलग अलग चीजें प्रेजेंट है, उन सब पे सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी जो नॉर्मल जनता थी बच्चे इस बात से अवेयर हो गई कि हर एक चीज पे सवाल उठाना जरूरी है, खासकर उन चीजों पे जो कि अभी बहुत ज्यादा गलत है। तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत सिंपल सी बात है कि आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा। अभी इतने सालों से क्या चलता आ रहा है, जो जैसा बता दिया गया वैसा आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जो जैसा बताया गया उस पर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, आपको सवाल उठाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, और जहां पे गलत है उसको विद्रोह करना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो स्पिरिट है वो लोगों के अंदर डेवलप हो गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई 1780 से देखा गया है कि लिटरेचर ने क्या किया, राजा का, सरकार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है ना। और कहीं ना कहीं उनकी जो मोरालिटी है कि वो भैया कितने मॉरल हैं, यानी कहने का मतलब कितने सही हैं, इस बात पे भी सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों के अंदर ये जो विद्रोह वाली भावना है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। किसके अगेंस्ट? हमारे राजाओं के अगेंस्ट। तो बहुत सारे ऐसे कार्टून्स है, कैरिकेचर्स हैं जिनको पब्लिश किया गया, खासकर इस वजह से कि वो रॉयल्टी को, जो सरकार है, जो राजा की सरकार है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं ना, कि भाई राजा जो है अपनी मजे की जिंदगी जी रहा है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है, लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की जितने भी चीजें थी, इसको मजाक उड़ाते हुए बहुत सारे ऐसे कार्टून्स, कैरिकेचर्स को पब्लिश किया गया, राइट बच्चों। चलिए, तो आप कह सकते हैं, फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखिएगा, सो इट कैन बी सेड दैट दिस अल्टीमेटली मोटिवेटेड द पीपल टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोनार्की, and finally we can say that कि print created the conditions within which the French Revolution occurred। ठीक है, तो ये concluding statement आप डालेंगे यहां पे, एंड उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। वो अब ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया ना, फिर तो चल इसको मैं करेक्ट कर देता हूं एक बार। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम 26 कर लेंगे। अभी क्वेश्चन 25 हो गया, थोड़ा सा बच्चे लाइक मार्किंग यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक है, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कभी कभी, है ना, टाइपो करने में। चले, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब प्रिंटिंग प्रेस आपका डेवलप हुआ तो उससे क्या हुआ, एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई। क्यों? अभी प्रिंटिंग से क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जब प्रिंटिंग आपका बढ़ा तो जो टोटल कॉस्ट है किताबों का वो कम होने लगा। अब जब किताबें सस्ती होंगी तो लोगों तक ज्यादा अमाउंट में पहुंच पाएंगे, है ना। जो टाइम था और जो लेबर था अभी एक किताब को प्रोड्यूस करने का, जैसे ही वो कम हुआ बच्चे, तो वैसे ही बहुत सारी कॉपीज, बहुत सारी किताबें प्रोड्यूस होने लगी बड़े आसानी से प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से। अब किताबें इतनी बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल थी तो भाई उनका कॉस्ट भी जो है कहीं ना कहीं कम हुआ, और कम कॉस्ट होने की वजह से ज्यादा लोगों तक अभी वो किताबें पहुंच पा रही थी, राइट बच्चों। चलिए, तो जो बुक्स थे दे फ्लडेड द मार्केट, रीचिंग टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। कहने का मतलब है, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के चलते जो कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हुआ, बुक्स अभी ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो पा रही है, तो उसके चलते क्या हुआ, उनका जो फाइनल दाम था वो भी सस्ता होना स्टार्ट हुआ। और जैसे ही दाम सस्ता होना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने ज्यादा ज्यादा किताबों को खरीदना स्टार्ट किया, राइट। एक नई तरीके की रीडरशिप यहाँ पे डेवलप होती है। चलिए, क्वेश्चन 26 पे आप आते हैं बच्चों। यहाँ पे लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो दिस इज अगेन क्वेश्चन 26, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल कॉल दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लेट्स से 3 मार्कर्स। ठीक है, 5 में पूछ सकता है, तो भी आप सारे पॉइंट्स लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो 3 और 5 में से किसी एक में आ सकता है, बट मैं इसको 3 का प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा। ठीक है, सवाल थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग जरूर है, क्योंकि ऐसी लाइनें आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी।
सवाल कहता है कि ओरल कल्चर थस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। देखिए इसको बेसिक सा नॉलेज आप याद रखिएगा। जो पब्लिशर थे उन्होंने क्या किया था, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो लोक कथाएं थी है ना, उन लोक कथाओं को जमा करके पब्लिश करना स्टार्ट किया, प्रिंट करना स्टार्ट किया। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अभी वो लोक कथाएं पढ़ नहीं सकते, लेकिन लोक कथाओं से रिलेटेबल थे, वो जानते थे इनको। तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो क्या करते थे, इनको पढ़ करके बाकी लोगों को सुनाते थे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो कहानियां इतने सदियों से, इतने सालों से ओरली पास होती चली आ रही हैं, अभी उनको पब्लिश किया गया, तो यानी ओरल कल्चर एंटर्ड प्रिंट, उसको प्रिंट कर दिया गया। अब छपने के बाद भी वो लोगों तक कैसे जा रही हैं, ओरली जा रही हैं, क्योंकि लोग उसको पढ़ के सुना रहे हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं कि ओरल कल्चर अभी प्रिंट हुआ और जो प्रिंटेड कल्चर था उसको ओरली सुनाया गया। ठीक है, तो यही आपको बताना है इस पूरे सेक्शन के अंदर, इस पूरे लेसन के, इस पूरे आंसर के अंदर। ठीक है, बुक्स कुड बी रेड बाय ओनली द लिटरेट, है ना। तो आप देख सकते हैं कि भैया जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे सिर्फ वही किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन लिटरेसी रेट मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में काफी लो था। फिर अगर आप देखेंगे तो ऐसा करने के लिए, एक वाइडर रीच के लिए, बहुत सिंपल सी बात है, एक प्रिंटर को यानी एक पब्लिशर को इस बात को ध्यान रखना पड़ता था कि जो भाई रीड नहीं कर सकते वो भी कहीं ना कहीं बुक को सुन करके भाई एंजॉय कर सकें कंटेंट को, राइट। तो जो भी पब्लिशर है, जो भी राइटर, उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो यहाँ पे पढ़ नहीं सकता, जो पढ़ बिल्कुल भी इलिटरेट है, ठीक है, जिसको लिटरेसी आती ही नहीं, जिसके पास पढ़ाई लिखाई का नॉलेज ही नहीं है, तो एटलीस्ट सुन करके बुक को एंजॉय कर पाए, राइट बच्चों। चलिए, तो प्रिंटर्स ने क्या किया, जो पॉपुलर बैलेज थे, पॉपुलर फोक टेल्स से लोग कथाएं थी, उनको पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और ऐसी किताबों में बहुत सारी पिक्चर्स होती थी। अब पिक्चर्स से क्या होगा, वो किताब अट्रैक्टिव हो जाएगी तो लोग उसको खरीदेंगे, तो एक आदमी उसको पढ़ेगा और बाकी लोग उसको कई बार सुनते थे। सो दीज वर देन संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग्स। तो गांव के अंदर या फिर टैवर्न्स होते हैं। टैवर्न्स क्या होते हैं, एक पब टाइप का समझ लो, जहां पे लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए, बातें करने के लिए, फ्रेंड से मिलने के लिए, अल्कोहल वगैरह पीने के लिए, तो या मतलब कोई भी और ड्रिंक पीने के लिए। ठीक है, तो ऐसी जगहों को हम कहते हैं सोशल गैदरिंग का प्लेस कहलाता है टैवर्न्स। तो ऐसे टैवर्न्स के अंदर या फिर गांव के अंदर बहुत सारी गैदरिंग हो सकती थी जहां पे लोग आके बैठते थे। तो ऐसे एरियाज में इन किताबों को पढ़ा जाता था और पढ़ करके लोगों को सुनाया जाता था। ठीक है, चलिए, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ओरल कल्चर एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड कल्चर गॉट ट्रांसमिटेड ओरली। ठीक है, चलिए, तो भाई ये आपका सवाल था। अब इसी के साथ आते हैं भाई हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 27 ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है ये। क्वेश्चन 27 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स को पढ़ेंगे, सोर्स को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको सवाल दूंगा। ठीक है, तो कुछ सवाल मैं आपसे डिस्कस करूंगा और एक सवाल का आंसर आपको करना होगा आपके कमेंट सेक्शन पे। ठीक है बच्चा वाड़ी, चलिए, तो भैया पहली बात है फियर ऑफ द बुक। तो देखते हैं भाई फियर ऑफ द बुक में कौन बंदा क्या बताना चाह रहा है। नंबर 1, तो देखिए इरास्मस जो थे, इरास्मस कौन है, एक लैटिन स्कॉलर है और एक कैथोलिक रिफॉर्मर है। ठीक है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कैथोलिसिज्म की एक्सेस चीजों को, बट केप्ट इट डिस्टेंस फ्रॉम लूथर। तो यानी ऐसा नहीं कि लूथर को ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्हें कैथोलिक समाज के कुछ खराब चीजों को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन लूथर से काफी अलग थे। ओके, तो इन्होंने एक पब्लिशिंग लिखी, ठीक है, एक मटेरियल लिखा डाइजेस्ट करके, उसमें इन्होंने जो है अपना कहीं ना कहीं बच्चे अपना दुख जाहिर किया, दुख कह सकते हो, अपना एक प्रॉब्लम जाहिर किया है प्रिंट को लेकर के। ये क्या कहते हैं सुनिएगा एक बार। टू वॉट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू दे नॉट फ्लाई दीज स्वार्म्स ऑफ न्यू बुक्स। कहने का मतलब है वो दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है कि जहां ये किताबें नहीं पहुंचती। It may be that one here and one there contributes something worth knowing, but the very multitude of them is hurtful to scholarship because it creates a glut, and even in good things satiety is the most harmful. ठीक है, कहने का मतलब है कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव चीजें कंट्रीब्यूट करती हो, लेकिन मैक्सिमम जगह पॉजिटिव चीजें कंट्रीब्यूट नहीं करती। और कहीं ना कहीं कहता है कि एक ऐसा भाव जब आपको लगे कि आपको सब कुछ आ गया, बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो वो भाव भी अपने आप में बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत हार्मफुल है। ठीक है, प्रिंटर्स fill the world with books, not just trifling things such as I write perhaps, but stupid, ignorant, slanderous, scandalous, raving, religious and seditious books, and the number of them is such that even the valuable publications lose their value. अब ये क्या कहना चाह रहा है, इरास्मस कहता है कि देखिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग बुक पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिंटर्स ऐसी किताबों को ज्यादा पब्लिश कर रहे हैं जो कि सेडिशियस इन नेचर है। सेडिशियस का मतलब जो स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस है, स्टैब्लिश सरकारें उनके अगेंस्ट हैं, लोगों को भड़का रही हैं, लोगों के विचारों को डाइवर्ट कर रही हैं, और कई बार ऐसी बुकों की संख्या इतनी ज्यादा है जिसके चलते जो नॉर्मल अच्छी किताबें हैं वो अपनी वैल्यू खोती जा रही हैं। ठीक है, तो इरास्मस एक काफी क्रिटिकल है यहां पे प्रिंट को लेकर के।
ठीक है, काफी ज्यादा क्रिटिकल है यहां पे प्रिंट को लेकर के। चलिए, अब यहां पे एक मजेदार क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग 2+2 के फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, 2+2 के फॉर्म में कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो यहां पे 2+2 लेके चलेंगे, 2 क्वेश्चंस करेंगे और 2 क्वेश्चंस में 4 मार्क्स कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज इरास्मस? Who was Erasmus? Give one view that he had regarding Catholicism. ठीक है, give one view that he had regarding Catholicism. ठीक है, what were the views of Erasmus with respect to the print culture? ठीक है, चलिए, तो 2+2 का सवाल है। पहला सवाल बहुत सिंपल है कि वो हिरासमस कौन है, इनका एक व्यू बताइए। ठीक है, कैथोलिसिज्म को लेकर के, तो पहले ही पैराग्राफ में आपका आंसर है। दूसरा पैराग्राफ, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वर द व्यूज ऑफ इरास्मस विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंट कल्चर। तो प्रिंट कल्चर के बारे में आपको 2 एस्पेक्ट्स बताने हैं कि यहाँ पे ये बुकों को किस तरीके से बता रहे हैं, है ना। फिर उन्होंने कुछ किताबों को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि उनके आइडियाज कैसे हैं। ठीक है, और ये भी कहा है कि उनके चलते जो है आपकी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं जो उसके चलते दब जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 सवाल है बेटा जो आपको सॉल्व करने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसके छोटे से हिंट हमने समझ लिए, इस पैराग्राफ को ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है, और इसी पैराग्राफ से आपको आंसर फ्रेम करना है। 2+2 का ये मैंने फॉर्मेट दिया है आपको, 2 नंबर का और 2 नंबर का। ठीक है, तो पहला आंसर तो बहुत सिंपल है, आपको पहला पैराग्राफ से मिल जाएगा। दूसरा आंसर आपको दूसरे पैराग्राफ से फ्रेम करना है, और एग्जैक्ट लाइनें कॉपी मत करिएगा, इसको कंसाइज करके अपनी भाषा में आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए, इसी के साथ आपको एक और क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाए आज का। ठीक है, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं फाइनली। लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑफ द डे बच्चों। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज मैं आपको एक सवाल देता हूं कि चिल्ड्रेन ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट sections of the print culture. Explain. ठीक है, that's your question of the day. ठीक है, तो जो बच्चे थे आपके, बच्चे ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गए आपके प्रिंट कल्चर का। तो उसमें बच्चों के बारे में कौन कौन सी चीजें प्रिंट हुई थी, क्या पब्लिश हुआ था, इसको चल करके बच्चे आपको इसमें पॉइंट्स लिखने। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 3 मार्क्स का, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आप चाहें तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, और चाहें तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो कमेंट सेक्शन में भी मुझको इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस बच्चे चैप्टर के सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केस बेस्ड स्टडी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इससे। ठीक है, तो इसके सोर्सेज जरूर से पढ़िएगा। एक सोर्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, दैट इज वॉज इंपॉर्टेंट वन, इरास्मस वाला, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बच्चों। इसलिए इसके सोर्सेज भी बहुत जरूरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चा वाडी, चले, तो इसी के साथ आज के क्लास को, आज के एमआईक्यूज को, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड अप करते हैं। शायद ऑलमोस्ट आपका 1 घंटा मैं खा चुका हूं। ठीक है, तब आपको और परेशान नहीं करूंगा। तो आपको भूख लग रही होगी, आप खाना खाइए, खाना खाते खाते रिवाइज करिए, दोबारा से वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। तो जितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे बच्चों, हमने डिस्कस कर लिए आपसे। ठीक है, चलिए, तो मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले सवालात में, यानी कि अगली मुलाकात में, यानी कि अगले क्वेश्चन आंसर सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, एंड पढ़ते रहिए बच्चे, करते रहिए लगातार मेहनत, है ना। क्योंकि बात बहुत सिंपल सी यार, कि मतलब कहते हैं ना कि यार अभी आपने हमारे हौसलों की उड़ान कहां देखी है, वो और होंगे जो आसमान से हार जाया करते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम वो नहीं जो आसमान से शर्त लगाएं, हम वो हैं जो उसके ऊपर भी जाएं।
तो बहुत नॉर्मल है, इस चीज को ध्यान रखना है, अपने पे बिलीफ रखना है, अपनी पोटेंशियल पे बिलीफ रखना है। और इसी के साथ फाइनली एंड अप करते हैं भाई हमारे आज के जबरदस्त वाले, अमेजिंग वाले, सुपर वाले सेशन को। इसी के साथ आपसे कहता हूं मुलाकात, बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद PW।